अरबों रुपए स्टॉक एक्सचेंज में लगे हुए हैं और वर्तमान समय में तो दिनों दिन स्टॉक एक्सचेंज में निवेश करने का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। लोग खुद ही ऑनलाइन इसमें निवेश कर रहे हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि स्टॉक एक्सचेंज का सारा कारोबार अत्यंत पारदर्शी ढंग से, ट्रांसपेरेंसी के साथ और ऑनेस्टी के साथ संचालित हो। और इसके लिए सेबी जैसी संस्था, जिसकी स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी, उस संस्था को पूरे ईमानदारी के साथ अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पूर्व प्रमुख माधवीपुरी बुच हैं। हाल ही में ये अपने पद से रिटायर हुई हैं और उनके स्थान पर सेबी अर्थात सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नए प्रमुख के रूप में तुहिनकांत पांडे को नियुक्त किया गया है। हम सब जानते हैं कि सेबी एक ऐसी संस्था है जिसे सन 1992 में एक विशेष अधिनियम के द्वारा इसलिए बनाया गया कि देश में कभी भी हर्षद मेहता शेयर घोटाले की तरह की फिर से किसी घोटाले की पुनरावृत्ति न होने पाए। अर्थात स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत जो भी कारोबार होता है, उस कारोबार में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, धांधली या जालसाजी न होने पाए, इस उद्देश्य से भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी की स्थापना की गई। और देश भर के शेयर मार्केट के निवेशक तब से इस बात के लिए निश्चिंत रहे हैं कि अब फिर से उन्हें किसी ऐसे घोटाले का शिकार नहीं होना पड़ेगा शेयर बाजार के अंतर्गत, जिसका शिकार सन 1992 में देश के करोड़ों निवेशक हुए थे हर्षद मेहता जैसे जालसाज के घोटाले के कारण से, जिसमें कि उस समय के नेताओं और बैंकरों की भी मिली भगत थी। लेकिन एक और हम देख रहे हैं कि लगातार सितंबर महीने के बाद से ही हमारे शेयर मार्केट में गिरावट चल रही है और अब तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 16% की गिरावट दर्ज की जा चुकी है और आज 4 मार्च को भी यह गिरावट अभी तक थमी नहीं है। हमारा जो सेंसेक्स का सूचकांक 84,000 के बिंदु तक पहुंच गया था, वह गिर करके अभी 73,000 के स्तर पर आ चुका है। इसी प्रकार से निफ्टी का जो सूचकांक है, जो 25,000 से ऊपर था, वह भी लगभग 22,000 के आसपास तक नीचे आ चुका है। और भविष्य में यह गिरावट कब रुकेगी, इसके बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए एक अफरा तफरी का माहौल, एक घबराहट का माहौल देश भर के निवेशकों के मन में पहले ही से था। ऐसे में 1 मार्च को एक ऐसा समाचार आया जिसके बाद देश भर के लोगों में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई और सभी लोग सकते में आ गए कि आगे क्या होगा। तो आखिर ऐसा कौन सा समाचार आया 1 मार्च को? तो 1 मार्च को ये समाचार आया कि एंटी करप्शन ब्यूरो अर्थात एसीबी की अदालत के एक जज एसई बांगर ने एक मामले में माधवीपुरी बुच पूर्व सेबी प्रमुख और इसके साथ साथ सेबी के अन्य सदस्यों और पदाधिकारियों कुल 5 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने का आर्डर जारी किया। और प्रथम दृष्टया सेबी के अंतर्गत इन लोगों के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि इन लोगों ने
अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह ठीक से नहीं किया। हालांकि अभी अभी जानकारी प्राप्त हो रही है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के जस्टिस शिव कुमार दिघे के द्वारा जस्टिस एस.ई. बांगर की द्वारा दिए गए माधवीपुरी बुच और सेबी के अन्य पदाधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने संबंधी आदेश पर रोक लगा दिया है और अगले 4 सप्ताह में इसकी सुनवाई करने के लिए कहा है। इस संबंध में उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि जो आदेश जस्टिस एस.ई. बांगर ने जारी किया था वो आदेश पूरी तरह से मैकेनिकल है और उसमें आरोपी के बारे में विस्तार से उल्लेख नहीं किया गया है और जल्दीबाजी में दिया गया निर्णय प्रतीत होता है, इसलिए वो दोबारा इसकी सुनवाई करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि ये मामला कितना गंभीर है और इसका नुकसान क्या देश भर के और इसके साथ साथ विदेशों के भी करोड़ों शेयर धारकों को उठाना पड़ेगा। इस संबंध में हम इस मामले के तह में चलते हैं। दरअसल सन 1994 में सपन कुमार ने उस समय एक नई लिस्टेड कंपनी में 35,000 शेयरों को खरीदा था और काफ़ी दिनों के इंतजार के बाद भी जब अपने द्वारा खरीदे गए शेयरों के बारे में उन्हें कंपनी की ओर से प्रामाणिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई तो उन्होंने सेबी के साथ संपर्क स्थापित किया और उन्होंने अपनी उस कंपनी के बारे में शिकायत की जिस कंपनी के शेयरों को खरीदा था। इस संबंध में सेबी के द्वारा जहां त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी और मामले की छानबीन करनी चाहिए थी, तो आशा के विपरीत सेबी ने उस मामले को बहुत हल्के से लिया और ये कहा गया सेबी के द्वारा कि सेबी के अंतर्गत इस प्रकार के किसी भी कंपनी से संबंधित कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, ऐसे कोई दस्तावेज है ही नहीं जिस दस्तावेज या जिस कंपनी के बारे में जानकारी सपन श्रीवास्तव ने मांगी थी। अब ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत एक कंपनी को सूचीबद्ध किया गया और उसके द्वारा जारी किए गए शेयरों को देश भर के तमाम लोगों ने खरीदा और इतने सालों बाद जब उसकी जानकारी निवेशकों के द्वारा मांगी गई तो सेबी ने मात्र इतना कह करके अपना पल्ला झाड़ दिया कि ये मामला पुराना है, सन 1994 का है और हमारे पास इससे संबंधित कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि रिकॉर्ड हो या न हो, लेकिन यदि इस प्रकार की कोई कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुई थी और लोगों ने उसके शेयर खरीदे थे तो सेबी के पास उसका रिकॉर्ड क्यों नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि जैसे ही इस प्रकार का कोई मामला सेबी के संज्ञान में लाया गया तो सेबी के कान खड़े हो जाने चाहिए और एक रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन के रूप में सेबी के द्वारा त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी, मामले के तह में जा करके इसकी पूरी की पूरी छानबीन की जानी चाहिए थी। लेकिन जैसा कि शिकायतकर्ता का कहना है कि सेबी के द्वारा इस संबंध में उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर देना तो दूर, उनके मामले को गंभीरता से लिया ही नहीं गया। नतीजा ये हुआ कि वे एंटी करप्शन ब्यूरो में उन्होंने इसकी शिकायत की। जब एंटी करप्शन ब्यूरो में उनके द्वारा शिकायत की गई तब मामले का संज्ञान अदालत ने लेते हुए जब पूरे मामले को देखा तो प्रथम दृष्टया ही
जज एस.ई. बांगर को सेबी की लापरवाही, सुस्ती या सेबी का इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर प्रतीत हुआ और इसीलिए एस.ई. बांगर ने माधवीपुरी बुच और अन्य सेबी के सदस्यों और पदाधिकारियों के विरुद्ध सीआरपीसी के सेक्शन 153 के क्लास 3 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराने का आदेश पास किया। अब एक न्यायाधीश के द्वारा, एक अदालत के जज के द्वारा यदि इस प्रकार का गंभीर आदेश सेबी जैसी देश की एक बहुत महत्वपूर्ण और जिम्मेदार संस्था के अध्यक्ष के विरुद्ध जारी किया जाता है तो निश्चित रूप से ये बात कान खड़े करने वाली है। दरअसल इससे हर्षद मेहता के समय के घोटाले की एक प्रकार से पुनरावृत्ति होने की आशंका उत्पन्न हो गई है। इसका कारण क्या है कि यदि कोई गड़बड़ी थी नहीं तो सेबी के द्वारा इस मामले की जांच क्यों नहीं की जा रही है। उल्टे सेबी की ओर से पल्ला झाड़ते हुए ये कहा गया कि क्योंकि ये मामला सन 1994 का है और उस समय सेबी की प्रमुख माधवीपुरी बुच थी नहीं सेबी के प्रमुख के रूप में, उस समय कोई अन्य प्रमुख रहे होंगे, इसलिए इस मामले में माधवीपुरी बुच की कोई जवाबदेहिता नहीं है। यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि कुछ ही दिनों पूर्व माधवीपुरी बुच का सेबी प्रमुख के रूप में कार्यकाल समाप्त हुआ है और उनकी जगह पर सरकार के द्वारा तुहिनकांत पांडे को सेबी के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इस प्रकार से जबकि वर्तमान समय में ये अपने पद पर नहीं है माधवीपुरी बुच, लेकिन क्योंकि ये शिकायत उनके सेबी प्रमुख रहते हुए ही दर्ज कराई गई थी सपन कुमार के द्वारा और उस समय इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया और इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने अर्थात एफआईआर दर्ज कराने का आदेश जारी किया है। और यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो यह निवेशकों के दृष्टि से बहुत ही बड़े खतरे का सूचक है। अब जब से ये समाचार आया 1 मार्च को कि माधवीपुरी बुच के विरुद्ध ऑर्डर जारी कर दिया गया एफआईआर लॉन्च कराने के लिए, तब से न केवल निवेशकों में बल्कि शेयर मार्केट के जो ब्रोकर्स हैं, जो शेयर दलाल हैं और बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, उन सभी में एक प्रकार की खलबली सी मची हुई है और कई लोग इस मामले को इस रूप में देख रहे हैं कि लग रहा है कि सेबी के अंतर्गत और भारत के शेयर बाजार के अंतर्गत सब कुछ ठीक नहीं है और कहीं उसी की वजह से तो लगातार 5 महीने से शेयर बाजार में गिरावट का ट्रेंड जारी है। और यदि ऐसा है तो फिर ये गिरावट आगे भी जारी रहेगी और निवेशकों के अभी तक अक्टूबर से लेकर के फरवरी महीने तक 94 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। क्या ये नुकसान आगे भी जारी रहेगा? ये अत्यंत ही चिंता का विषय है। दुखद बात यह है कि इस मामले में सरकार के द्वारा अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है और ना ही अपने स्तर से कोई कार्रवाई की जा रही है। सरकार ने इतना जरूर कर दिया है कि सरकार के द्वारा इनके कार्यकाल के समाप्त होने के बाद नए सेबी प्रमुख के रूप में तुहिनकांत पांडे की नियुक्ति कर दी गई है।
शेयर मार्केट में लगातार हो रहे गिरावट को सरकार शायद बहुत हल्केपन में ले रही है या इसे एक स्वाभाविक घटना के रूप में देख रही है कि शेयर बाजार के अंतर्गत कीमतों का उतार चढ़ाव होता रहता है, इसलिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें बहुत चिंता की बात नहीं है। लेकिन वास्तव में यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो 1996 के बाद से अब तक की सबसे बड़ी और इतने लंबे समय तक लगातार चलती रहने वाली गिरावट है स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत। यदि कहीं फिर से 1992 की तरह से अंदर अंदर ही एक और शेयर घोटाले की पृष्ठभूमि तैयार हो गई होगी तो क्या होगा? क्या ये सपन कुमार का मामला हम कह सकते हैं कि टिप ऑफ आइसबर्ग की तरह से है और उसकी तह में जाने पर कोई बहुत बड़ा घोटाला प्रकाश में आ सकता है और उसी के दुष्परिणाम के रूप में तो कहीं हमारा शेयर बाजार लगातार नहीं गिर रहा है? भगवान न करे ऐसा हो। यदि ऐसा होगा तो स्थिति और भयावह हो जाएगी, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज एक प्रकार से देखा जाए तो विश्वास के भरोसे चलता है, सेंटिमेंट्स पर चलता है। लोग इस उम्मीद से और इस विश्वास से निवेश करते हैं कि सब कुछ अच्छा है और अच्छा रहेगा और उनके द्वारा किए गए निवेश पर उन्हें समुचित लाभ प्राप्त होगा। लेकिन जैसे ही लोगों को इस प्रकार का आभास, चाहे अफवाह के रूप में ही क्यों न सही, होने लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है, कोई गड़बड़ी है, भीतर भीतर कोई घोटाले का अंदेशा हो रहा है, तो ऐसे में लोग घबराहट में अपनी जमा पूंजी को, अपने निवेश किए गए पैसे को शेयर मार्केट से निकालना शुरू कर देते हैं। और जब वो निकालना शुरू करते हैं तो नए लोग तो निवेश करेंगे नहीं डर के मारे, और जिन्होंने पहले से निवेश किया हुआ है वो निकालना शुरू करते हैं। इसलिए पहले ही से गिर रहे शेयर बाजार में और तेजी से गिरावट आने लगती है। नतीजा ये होता है कि शेयरों का भाव बहुत अधिक नीचे आ जाता है और पूरा का पूरा शेयर बाजार, स्टॉक एक्सचेंज क्रैश करने की पोजीशन में आ जाता है, जैसा 1992 में हुआ था। इसलिए यह स्थिति भयावह है। इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार की द्वारा इस मामले में गंभीरतापूर्वक समय रहते कार्रवाई की जाए। इस मामले को पूरी तरह से सेबी के ऊपर न छोड़ा जाए। निश्चित रूप से सेबी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, अपने स्तर से उसको पूरा अधिकार प्राप्त है मामलों की छानबीन करने, तहकीकात करने और कार्रवाई करने की, और उसके डे टू डे की एक्टिविटीज में सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। लेकिन ये एक बड़ा मामला है जिसमें अदालत के द्वारा हस्तक्षेप किया गया है, इसलिए सरकार को भी इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए और हाथ पर हाथ धर के बैठे नहीं रहना चाहिए। देश भर के और विदेशों के भी करोड़ों निवेशकों के हक में ये जरूरी है आज के समय में, क्योंकि पहले शेयर बाजार के अंतर्गत केवल अमीर लोग ही, ऊपरी तबके के लोग ही निवेश किया करते थे। लेकिन वर्तमान समय में जब से ऑनलाइन ट्रेडिंग का प्रचलन हुआ है, विभिन्न प्रकार के ऐप के माध्यम से हर कोई किसी न किसी रूप में, चाहे सीमित स्तर पर ही सही, शेयर बाजार के अंतर्गत निवेश कर रहा है। इसलिए अब देश के एक बहुत बड़े जनता के वर्ग के द्वारा शेयर बाजार में निवेश किया जा रहा है, जिसमें मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों की संख्या भी काफ़ी अधिक है और उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई को बड़ी मुश्किल से बचा करके इसमें निवेश किया है। यदि ऐसे में उनको घाटा होता है या उनकी पूंजी डूब जाती है तो ऐसे लोगों को घोर निराशा होगी और उनकी तो कमर ही टूट जाएगी।
और लॉन्गर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो इससे हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की कमर के टूटने का अंदेशा होगा। इसलिए सरकार के द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी इस मामले में एक्शन लेना चाहिए। आप सबकी इस संबंध में यदि कोई और जिज्ञासा है तो कमेंट में आप इसका उल्लेख करें। मैं उसके स्पष्टीकरण के रूप में एक और नया वीडियो बनाऊंगा, इसमें आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। आप सबसे ये आग्रह है कि आप हमारे इस एक्सेलेंट आईएएस एकेडमी के चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और इसमें अधिक से अधिक अपने कमेंट को भी, अपनी टिप्पणियों को भी दर्ज कराएं ताकि हम आपके मनोभावों से अवगत हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।